Yes, friends. Very good morning. चलो, कैन वी स्टार्ट? चलिए, अब ये सुबह सुबह क्या है आज? ऑल राइट, चलिए। तो हमने रेट्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, राइट? तो आज रिवीजन नहीं करेंगे, विल कंटिन्यू विद द प्रोविजंस, क्योंकि सरचार्ज का जो कंसेप्ट है वो एक लेक्चर में ओवरऑल कंसेप्ट तो मुझे आज डिस्कस करना है आपके साथ। ओके, चलो, बट एटलीस्ट टैक्स रेट्स तो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने टैक्स रेट्स अब तक सिर्फ इंडिविजुअल के देखे, राइट? एंड हमने आगे देखा था कि दैट सेम रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर एचयूएफ, एओपी, पीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो क्या रेट थे इंडिविजुअल के लिए? पहले तो इंडिविजुअल कौन होना चाहिए? रेसिडेंट एज लेस देन 60। नॉन रेसिडेंट कोई भी एज हो, सेम स्लैब रेट विल बी एप्लीकेबल। 0 to 2.5 lakhs तक नील, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%। इनकम अगर 5 लाख से ऊपर हो तो एक्सेस वाले इनकम पे 10 लाख तक टैक्स रेट वाज 20%। एंड 5 लाख तक कितना था? 12,500। वो ऐड करेंगे 12,500, मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ। ओके, एंड अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर हो तो 30%, राइट? एंड 10 लाख तक एग्जैक्टली अमाउंट कितनी आ रही थी? 1,12,500। यानी कि जो एक्सेस है उस पर 30% कैलकुलेट करेंगे, उसमें जोड़ देंगे 1,12,500। अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड उसका एज 60 से ऊपर लेकिन 80 से लेस है तो सीनियर सिटीजन कहलाएगा। तो यहां पे बस एक छोटा सा चेंज था, इंस्टेड ऑफ 2.5 lakhs बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाज अप टू 3 lakhs। 0 to 3 lakhs नील, बाकी का आगे सेम। एंड अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एज मोर देन 80 है तो he will be called as super senior citizen। तो 0 to 5 lakhs tax was nil, 5 lakhs to 10 lakhs 20% and above 10 lakhs 30%, right? हमने एक सर्कुलर देखा था कि अगर 1st of April of assessment year बर्थडे आ रहा है एंड देन दैट पर्सन इज कंप्लीटिंग 60 और 80 तो प्रीवियस ईयर में उसको बेनिफिट मिलेगा, राइट? देन वी हैड स्टार्टेड विद द रिबेट। रिबेट क्या होता है? आपके टैक्स में बस डिस्काउंट है। क्यों, कैसे, वो हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो रिबेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिविजुअल होने चाहिए, देन रेसिडेंट होने चाहिए एंड आपका टोटल इनकम 5 लाख तक होना चाहिए तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर, राइट? देन वी हैड डिस्कस्ड विथ स्पेशल रेट्स। तो स्पेशल रेट्स में हमने देखा था कि देयर आर सम इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। तो कौन से इनकम है वो? कैपिटल गेन्स में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है रिलेटिंग टू शेयर्स जो अपने स्टॉक मार्केट से सेल किया हुआ है तो वो कवर होगा 111A में, राइट? तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 15%, फ्लैट 15% है यहाँ पे, राइट? सपोज अगर 10 lakhs है तो 10 lakhs पे डायरेक्टली 15% से कैलकुलेट करेंगे, राइट? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटिंग टू शेयर्स तो अंडर सेक्शन 112A बियॉन्ड 1 लाख 10% से टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। यानी कि अगर इनकम आपका 5 lakhs है तो उसमें से पहले 1 लाख लेस होगा, 4 lakhs पे 10% से कैलकुलेट करेंगे, राइट? देन अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज हो रहा है अंडर सेक्शन 112 तो टैक्स रेट वाज 20%। कैजुअल विनिंग्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, उस पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा तो 30%। एंड सिमिलरली ऑनलाइन गेमिंग, वो रमी सर्कल, ड्रीम 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है आज के डेट में, तो उस पे भी गवर्नमेंट हायर टैक्स कलेक्ट करेगा 30%। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, राइट? एंड बेस्ड ऑन दिस वी हैड सीन द टैक्स कैलकुलेशन ऑल्सो। तो जब भी आपके टोटल इनकम में स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम होगा तो क्या करेंगे? पहले स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन रिमेनिंग, मतलब टोटल में से स्पेशल इनकम लेस करने के बाद जो नॉर्मल इनकम आएगा उस पे हम स्लैब रेट्स अप्लाई करेंगे, राइट? यहां तक हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कैलकुलेशन भी देखा था, राइट? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो समझते हैं and then we will start with surcharge। से 2 एसएससी है, आपका नाम क्या बेटा? साक्षी। तो से साक्षी एक एसएससी है एंड आपका नाम मानसी। से देर आर 2 एसएससी, एक है साक्षी एंड एक है मानसी।
ठीक है। सपोज साक्षी ने प्रीवियस ईयर 23-24 में से 6 लाख रुपए कमाए, ओके, एंड मानसी ने भी सेम प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपए कमाए, ओके। सपोज द टोटल इनकम दिस 6 lakhs कंप्राइजेस से पीजीबीपी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, तो टोटल 6 लाख बन रहा है, ओके। एंड मानसी ने यहां पे से पीजीबीपी से 1.5 लाख कमाए एंड रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है, कितना बचा यहां पे 4.5 लाख। अब देखिए दोनों का टोटल इनकम तो सेम ही है लेकिन कंपोजिशन ऑफ इनकम अलग है। तो यहां पे इन केस ऑफ साक्षी हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 to 2.5 lakhs tax will be nil, right? 2.5 lakhs till 5 lakhs tax will be at the rate of 5%, 12,500। क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्या चल रहा है ऊपर? आपको तो वैसे पता होगा। I'll just see to it, पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 lakhs to 6 lakhs इनकम कितना होगा? 1 लाख। अब 1 लाख पे 20%, राइट, तो इट विल बी 20,000, तो टैक्स कितना बनेगा? 32,500, राइट। अब यहां पे इन केस ऑफ मानसी, अब नॉर्मल इनकम ये रहा 1.5 लाख एंड ये स्पेशल इनकम है, तो हमने क्या देखा था? नॉर्मल इनकम पे अलग से कैलकुलेट करेंगे, स्पेशल इनकम पे अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 4.5 लाख पे 20% से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 90,000, राइट। एंड देन नॉर्मल इनकम 1.5 लाख है, तो इट इज कमिंग अंडर 0 to से 2.5 lakhs, तो यहां पे नील आएगा, तो टैक्स कितना आ रहा है यहां पे? 90,000। तो कैन यू सी दोनों का टोटल इनकम तो सेम ही है, बट जस्ट यहां पे क्योंकि स्पेशल इनकम था तो यहां पे टैक्स हायर आ रहा है इन केस ऑफ मानसी, राइट। अब देखिए मानसी ये कह रही है कि गवर्नमेंट से कि ठीक है चलो आपने मेरा जो इनकम है लॉन्ग टर्म उस पर स्पेशल रेट से लगाए, यानी कि यहां पे 20% से लगाए। हालांकि ये इनकम अप टू 5 lakhs एंड 6 lakhs ही है, तो 5 lakhs से तो 5% लगना चाहिए था जो यहां पे साक्षी को लग रहा है, राइट। अब मानसी एक्सेप्ट कर रही है कि ये स्पेशल नेचर का इनकम है, तो आई एम रेडी टू पे 20% हाइयर टैक्स रेट पे करने के लिए फिर भी तैयार है। लेकिन साक्षी को 0 to 2.5 lakhs तक का बेनिफिट मिल रहा है, राइट, नील स्लैब रेट वाला। लेकिन मानसी को कितना मिल रहा है? ये 1.5 लाख तक ही बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता ये इनजस्टिस है? जब भी एक लॉ बनता है तो लॉ इक्वली हर एक पे अप्लाई होना चाहिए। तो आपका ये राइट था कि फर्स्ट 2.5 lakhs तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, राइट। जब एक्ट ने ही दिया हुआ है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि पहले 2.5 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो यहां पे तो पर्सन के इनकम के हिसाब से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है ये अलग अलग मिल रहा है। साक्षी को तो पूरा मिल रहा है, मानसी को सिर्फ 1.5 लाख का मिल रहा है, राइट। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि ठीक है हम लॉ इक्वल बेसिस पे बनाएंगे कि अगर आपका इनकम स्पेशल इनकम हो तो हम क्या करेंगे, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट देंगे, राइट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट पहले किसके अगेंस्ट मिलेगा? नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट, राइट। तो यहां पे टोटल बेनिफिट कितना था? फर्स्ट 2.5 lakhs। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि आप क्या करो, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है पहले नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट लो। अब यहां पे मानसी का नॉर्मल इनकम कितना था? 1.5 लाख, तो पहले 1.5 लाख तक बेनिफिट लिया, मतलब 1.5 लाख पे हमने टैक्स नील पे किया, राइट। अब बैलेंस कितना बचा? जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड ये यूटिलाइज्ड लिमिट, हमने बेनिफिट 1.5 लाख तक ही लिया, तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। इसको हम कहेंगे अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वैसे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलाउड था 2.5 लाख एंड यूज किया हुआ है 1.5 lakhs, तो अनयूटिलाइज कितना बचा? 1 लाख। अब ये 1 लाख आप क्या करो, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट इसका बेनिफिट लो, ओके। तो सीक्वेंस समझिए, पहले 2.5 लाख तक हर एक को बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपका नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से नीचे है, ये सिनारियो कब अराइज होगा? जब आपका नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से नीचे है। अब तक कलम ने जो एग्जांपल देखे थे उसमें नॉर्मल इनकम इन एनी वे हायर था, तो ये सिनारियो नहीं आ रहा था।
अब ये सिनारियो कब आ रहा है? जब आपका नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से नीचे। तो लॉ क्या कहता है कि आप क्या करो, फर्स्ट 2.5 लाख का जो बेनिफिट है वो पहले नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट यूटिलाइज करो। ओके, अगर आपका नॉर्मल इनकम लेस है तो देयर विल बी सम अनयूटिलाइज्ड बैलेंस। अनयूटिलाइज्ड जो बैलेंस है आप क्या करो, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करो। ओके, तो वैसे यहां पे आप मानसी का इनकम कितना बनेगा, नॉर्मल इनकम 1.5 लाख तक नील, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस कितना रहा 1 लाख। अब जो स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 कितना था 4.5 लाख। इसके अगेंस्ट वो अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस करेंगे 1 लाख, तो कितना बचा 3.5 लाख। अब ये 3.5 लाख पे फ्लैट 20% से टैक्स कैलकुलेट होगा 70,000। एटलीस्ट यहां पे गवर्नमेंट ने इक्वली हर एक पर्सन को अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगेन आई विल रिपीट कि जब भी आपका नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे हो तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे जितना है उतना, एंड देन वी विल कैलकुलेट बैलेंस। बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका राइट था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसमें से नॉर्मल इनकम लेस करेंगे, दैट विल बी अनयूटिलाइज्ड लिमिट। अनयूटिलाइज्ड लिमिट आप स्पेशल इनकम के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे। आर यू ऑल गेटिंग? अब सवाल यह आता है कि स्पेशल इनकम में तो मल्टीपल इनकम है, राइट? तो स्पेशल इनकम में कौन से इनकम है, 111A ये कौन सा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाला शेयर्स पे। देन 112A ये भी शेयर्स पे था लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था। 112 ये अदर एसेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था। उसके बाद कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग, ये 5 स्पेशल इनकम थे। अब लॉ मेकर्स ने कहा कि आपका जो अनयूटिलाइज्ड लिमिट है हम 111A के अगेंस्ट देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग हमेशा प्रमोट करना चाहता है, तो स्टॉक मार्केट में जितने भी एक्टिविटीज है उसमें गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। ओके, 112A के अगेंस्ट भी मिलेगा एंड 112 के अगेंस्ट भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, लेकिन कैजुअल विनिंग्स के लिए गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देता। कैजुअल विनिंग्स के लिए कोई गवर्नमेंट, अब मुझे बताइए गवर्नमेंट ये गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह वगैरह एक्टिविटी को प्रमोट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट तो रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकता इफ इट इज लीगलाइज्ड। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि आप करो लेकिन हम आपसे ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। इसका मतलब ये कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट आप अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग? कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट तो आपको रेगुलर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता ही नहीं है। मतलब सपोज मेरा से लॉटरी बिजनेस नहीं कह सकते, मेरा कोई सपोज बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं। ओके, मैं कोई काम नहीं करता, सपोज मेरा एक ही काम है सुबह उठ करके से लॉटरी का टिकट खरीदता और मेरा लक आजमाता हूं। ठीक है, भगवान का नाम लेकर के डेली एक लॉटरी का टिकट खरीदता, दूसरा कोई काम नहीं करता। एंड क्योंकि मैं डेली कर रहा हूं तो सपोज देयर आर सम विनिंग ऑल्सो। सपोज मैंने 4 लाख रुपए विन किया लॉटरी से। ओके, एंड पूरे साल में मैंने 1 लाख का लॉटरी का टिकट भी खरीदा था, मतलब खर्च किया मैंने 1 लाख, तो मेरा नेट इनकम कितना हुआ 3 लाख, राइट? अब टैक्स किस पे लगना चाहिए, 4 लाख ग्रॉस पे या नेट पे? 3 पे। 4 लाख इज अ ग्रॉस इनकम, राइट? एंड दिस इज नेट इनकम। याद है आपको, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था इनकम विल बी कंसिडर एज नेट, लेकिन लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये जो आपने खर्च किया उसका हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे। लॉटरी के केस में ग्रॉस पे ही टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये 3 लाख भले आपका नेट प्रॉफिट है, टैक्स किस पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा। एंड 4 लाख पे 30% डायरेक्टली, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे साल में मैंने बस 4 लाख कमाया था, 0 to 2.5 लाख वगैरह कोई बेनिफिट नहीं। 4 लाख पे डायरेक्टली 30%, 1,20,000 मेरा टैक्स जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहां पे आगे देखो, सपोज मेरा खर्च था 5 लाख, मैंने 5 लाख के लॉटरी टिकट खरीदे थे एंड 4 लाख मेरा विनिंग है, तो इंस्टेड ऑफ अर्निंग मैंने 1 लाख तो गवाया है, टैक्स किस पे लगेगा, अभी भी 4 लाख पे लगेगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि जब आप कमा रहे हो तो उसमें हम आपके पार्टनर है, ये जो आपने खर्च किया उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम 4 लाख पे आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो इफेक्टिवली मेरा लॉस कितना हुआ, ये 1 लाख तो लॉस हुआ प्लस 1.20 लाख मुझे टैक्स भी पे करना पड़ा। तो गवर्नमेंट एक तरह से डिमोटिवेट कर रहा है कि ये आप एक्टिविटी करो मत, अगर कर रहे हो तो हमसे हायर टैक्स लेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अगर मुझे अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलना है तो
जो अनयूटिलाइज्ड है वो किसके अगेंस्ट में पहले लूं? मींस सपोजिंग से मेरा नॉर्मल इनकम है से 1.5 लाख, तो अनयूटिलाइज लिमिट कितना बचा? 1 लाख, राइट। अब मेरा 111A वाला इनकम है से 40,000, 112A वाला इनकम है से 1,30,000 एंड 112 वाला इनकम है से 30,000 नहीं, यहां पे 70 से 50,000। ओके, अब मैं जब टैक्स कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल इनकम पे तो टैक्स नील होगा, राइट। अब मुझे स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है एंड ये टैक्स कब कैलकुलेट करूंगा? आफ्टर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट मुझे वो 1 लाख का तो बेनिफिट मिलना तो नहीं है, राइट। इनके अगेंस्ट मुझे मिलेगा। सवाल ये है कि ये जो 1 लाख का बेनिफिट है किसके अगेंस्ट में पहले यूटिलाइज करूं? वैसे तो मैं आपको बता दूं लॉ में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि किसके अगेंस्ट आपको यूटिलाइज करना है। ओके, अब मुझे बताइए आप किसके अगेंस्ट पहले यूटिलाइज करेंगे? 111A के अगेंस्ट, 12A के अगेंस्ट या 12 के अगेंस्ट? 112। लॉजिकली आप यही देखोगे ना कि पहले जो हायर रेट वाला इनकम है वो कम कर ले, बराबर ना। अगर मैंने 111A के अगेंस्ट पहले यूटिलाइज किया तो 15% वाला जो टैक्स वाला इनकम था वो मैंने कम किया एंड मैंने 20% वाला ऐसे ही छोड़ दिया, तो मेरा टैक्स हायर होगा। व्हेनेवर देयर इज नो क्लैरिटी इन द प्रोविजन, ऑलवेज विल बी टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये टैक्स रेट था 20%, ये था 15% एंड ये था 10% आफ्टर टेकिंग बेनिफिट ऑफ 1 लाख। तो हमेशा बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा कहां पे होगा? ये 20% वाला इनकम जिसपे हायर टैक्स है वो पहले कम करेंगे, राइट। तो पहले क्या करेंगे? 112 वाला लेस करेंगे। तो ये 1 लाख मेरा बैलेंस था और यहां पे इनकम कितना है? 50,000। तो 50,000 में से अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में लेस करूंगा। बैलेंस कितना बचा? नील। तो 112 पे टैक्स कितना हुआ? नील। तो मैंने 20% वाला पूरा का पूरा इनकम कम कर दिया, राइट। अब बैलेंस कितना बचा? 50,000, राइट। तो 50,000 में 111 के अगेंस्ट पहले यूज करूंगा, देन 20% के बाद नेक्स्ट हायर रेट इज 15% ओनली। तो यहां पे मैं 40,000 लेस करूंगा। तो 111A वाला इनकम कितना बचा? अगेन नील। अब बैलेंस कितना बचा? 10,000। अब मैं 112A के अगेंस्ट यूटिलाइज करूंगा। अब यहां पे मेरा टैक्स कितना बनेगा? 1.30 लाख में से तो पहले 1 लाख लेस होगा, राइट। तो बचा कितना? 30,000। 30,000 में से मैं 10,000 का बेनिफिट क्लेम करूंगा अनयूटिलाइज्ड वाला। तो 20,000 पे 10%, 2,000। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? तो ये अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की प्रोविजन है। सिंपल वर्ड्स में बस इतना याद रखिए, 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर मेरा नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से लोअर है तो मुझे क्या करना है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दैट विल बी अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वो मैं यूज करूंगा स्पेशल इनकम के अगेंस्ट। सेकंड पॉइंट आपको याद क्या रखना है? सीक्वेंस। कौन से इनकम के अगेंस्ट पहले यूटिलाइज करेंगे? 112 के अगेंस्ट, उसके बाद 111A के अगेंस्ट एंड उसके बाद 112 के अगेंस्ट। ओके, फिर भी अगर बैलेंस बच रहा है तो वो लैप्स ही होगा, क्योंकि बाकी का जो स्पेशल इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग एंड कैजुअल विनिंग, उनके अगेंस्ट मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो एक काम करते पहले ये नोट लिख लेते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। एंड मुझे बताइए ये जो बेनिफिट है ये गवर्नमेंट अपने रेसिडेंट को देगा या नॉन रेसिडेंट को भी देगा? अपने रेसिडेंट को देगा। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को है। अगर यही प्रोविजन नॉन रेसिडेंट के लिए, यही प्रॉब्लम नॉन रेसिडेंट के लिए रहता तो क्या होता? ये 1 लाख लैप्स होता। ओके, तो यहां पे 50,000 पे हम टैक्स कैलकुलेट करते, 40,000 पे टैक्स कैलकुलेट करते एंड ये 130 में से 1 लाख लेस करके 30,000 पे टैक्स कैलकुलेट करते। ये जो मैंने अभी आपको बेनिफिट बताया ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। ओके, तो एक नोट लिखिए, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट can be adjusted against special income under section
अब जिस सीक्वेंस में आपको लेस करना है उसी सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 112 111A एंड 112A ब्रैकेट में लिखिए, दिस बेनिफिट is available for only resident. This benefit is available for only resident. And इसके नीचे लिखिए, this benefit is not available against casual winning and online gaming. डन। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 8 ओके। कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर ए, resident, age 30 years. इसमें लिखिए नॉर्मल इनकम 1,60,000, स्पेशल इनकम, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 4 lakhs, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 5 lakhs. Total income 10,60,000. सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉर्मल इनकम आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से लेस है। अब यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 30 है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगी 2.5 lakhs, उसमें से 160 लेस होगा, तो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस कितना बचा 90,000। तो 90,000 पहले इसके अगेंस्ट यूज करेंगे, उसके बाद कोई बैलेंस बचता ही नहीं है, तो ये 5 lakhs पे टोटल टैक्स बनेगा, राइट। तो विल राइट, हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ tax liability of Mr. A, right hand side AY 2425. इसमें फर्स्ट टोटल इनकम 10,60,000, tax on above in this first special income, in this long term capital gains under section 112 4 lakhs. From this less unutilized basic exemption limit 90,000, you can show working 2.50 lakhs minus 1.60 lakhs, तो बैलेंस कितना बचा 3,10,000
अब इस पे 20%, कितना आ रहा है ये 62,000, बराबर ना? Any issue in this so far? Okay. And then B, short-term capital gains under section 111A, पूरा का पूरा यूटिलाइज तो हमने बेनिफिट यूज किया हुआ है, तो 5 लाख पे अब टैक्स रहेगा एट द रेट 15%, 75,000, so this total is 1,37,000, and just for writing purpose we'll write normal income, tax on normal income 1,60,000, अब टैक्स कितना आएगा यहाँ पे नील, so total 1,37,000, add health education cess at the rate of 4%, the total tax liability 142,480. Is it right? Done everyone? चलो आगे बढ़े, एक और एग्जांपल सॉल्व कर ले। चलिए एग्जांपल नंबर 9, कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर ए, रेसिडेंट, एज 40 ईयर, इनकम, तो इनकम क्या क्या है, सपोज सैलरी लिखिए 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20,000, then short term capital gains under section 111A 80,000, long term capital gains under section 112A 50,000, long term capital gains under section 112 50,000, and casual winnings 50,000, तो टोटल कितना हो रहा है ये 2 लाख, 3 लाख, 4, 4.5 लाख। चलिए अब आप मुझे बताएंगे टैक्स कितना आ रहा है।
हैव यू डन? तो व्हाट इज द टैक्स यू आर गेटिंग? फाइनल टैक्स। हाँ जी, कितना रहा टैक्स? 19,240. वन आंसर आई एम गेटिंग 19,240. 19,240 exactly correct. 19,240 is correct. रिबेट बोलना नहीं था आपको, राइट? देखिए पहले तो नॉर्मल इनकम कितना है यहाँ पे, अगेन ये नॉर्मल इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है, सो कितना हो रहा है ये 2,20,000 एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना था, एज 40 है, मतलब 2,50,000, तो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस बचा 30,000, राइट? तो पहले स्पेशल इनकम पे जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वी विल कंसीडर फर्स्ट 112, 50,000 के अगेंस्ट ये 30,000 लेस करेंगे तो बचा 20,000 पे 20% यानी कि 4,000 टैक्स। देन 111 ए 80,000 पे 15% तो 12,000 आएगा। 112 ए इनकम है 50,000, अब ये टैक्स कब लगेगा, जब आपका इनकम 1 लाख के ऊपर जाएगा, तो 50,000 तक पूरा एग्जम्पशन रहेगा, राइट? क्या यहां पे 1 लाख कंसिडर करें एंड 50,000 लॉस क्लेम करे? नहीं, एग्जम्पशन आपका कभी भी इनकम के ऊपर नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा सा बेनिफिट लिया तो पूरा का पूरा छीनेगा नहीं, ठीक है? तो जितना बेनिफिट है वो मैक्सिमम अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम कंसिडर कर सकते हो। बॉटम लाइन, आपका एग्जम्पशन और डिडक्शन कभी इनकम एक्सीड नहीं कर सकता। ये जो बेनिफिट दिया हुआ है मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड अप टू योर इनकम। तो 50,000 पूरा लेस होगा, टैक्स बनेगा नील। कैजुअल विनिंग्स 50,000, अब इस पे 30% यानी कि 15,000 आएगा, सो टोटल 31,000। नॉर्मल इनकम 2,20,000, मैंने यहाँ पे जस्ट अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का वर्किंग दिखाया यहाँ पे, ये 30,000, मतलब यहां से हमने ऊपर बेनिफिट लिया हुआ है, तो टैक्स नील, तो 31,000। अब आपको चेक करना है इज दिस पर्सन एलिजिबल फॉर रिबेट, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है एंड एज का कोई फर्क नहीं है, टोटल इनकम दैट इज लेस देन और अप टू 5 lakhs, 4,50,000 टोटल इनकम, so he is eligible for rebate। तो 12,500 और 31,000 whichever is lower, तो 12,500 बैलेंस बचा 18,500। तो एट दिस हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, तो 19,240। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए जस्ट चेक इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक देन रेक्टिफाई इट। सो फार हैव यू अंडरस्टूड बेसिक इंप्लीकेशन? अब तक हमने इंडिविजुअल का स्लैब रेट स्टडी किया, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल केस में एज 60 से ऊपर 80 से ऊपर, राइट? देन रिबेट की एक प्रोविजन हमने देखी है एंड हमने थर्ड प्रोविजन देखी थी रिलेटिंग टू स्पेशल रेट्स एंड ये फोर्थ प्रोविजन अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब रिबेट जहां पे हमने समराइज किया हुआ है वहां पे एक लाइन है आपके पास जहां पे हमने रिबेट रिलेटेड पॉइंट लिखा था, हमने एक नोट भी लिखी थी कि दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर हेल्थ एजुकेशन सेज समथिंग। वहां पे अगर एक लाइन हो तो जस्ट एक स्मॉल नोट लिखना है। यहां पे हमने एक नोट लिखा था ना, ये रिबेट टू बी कैलकुलेटेड बिफोर हेल्थ एजुकेशन सेज, इसके नीचे बस एक ही लाइन चाहिए मुझे, यहां पे लिखिए रिबेट इज नॉट अवेलेबल, इज not available against long term capital gains under section 112A. Rebate is not available against long term capital gains under section 112A. तो रिबेट आपको बाकी के सारे टैक्स के अगेंस्ट मिलेगा, लेकिन 112A का जो टैक्स है उसके अगेंस्ट कोई डिस्काउंट या रिबेट नहीं मिलेगा। अगेन जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है? तो देखिए इसका इंप्लीकेशन कैसे होता है, डिटेल में तो जब हम 112 पढ़ेंगे तो विल कम टू दैट, बट यहां पे फिलहाल जस्ट ब्रीफली उसका इंप्लीकेशन समझते हैं। सपोज नॉर्मल इनकम है 3 lakhs, ओके, एंड
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A इज से फॉर 1,80,000, तो टोटल इनकम कितना हुआ 4,80,000, राइट। जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम पे कैलकुलेट करेंगे 112A, इनकम है 1,80,000, उसमें से 1 लाख लेस होगा, बैलेंस बचा 80,000। इज देयर एनी अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट? नो, पूरा का पूरा यहाँ पे 2.5 लाख यूज कर लेंगे, राइट। तो 80,000 पे 10% से कैलकुलेट करेंगे 8,000, राइट। देन सेकेंड नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम है अपना 3 लाख, उसमें से फर्स्ट 2.5 लाख जाएगा, बैलेंस बचा 50,000, 50,000 पे 5%, राइट। कितना आएगा ये 2,500, तो टोटल कितना हुआ 10,500, राइट। अब आपको देखना है कि इज रिबेट एलिजिबल। सपोज दिस इनकम इज ऑफ मिस्टर ए, ही इज रेसिडेंट, ओके, मिस्टर ए ही इज अ रेसिडेंट, तो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एंड टोटल इनकम 5 लाख से नीचे, राइट, तो रिबेट मिलेगा यहां पे, ओके, माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब जब आप रिबेट ले रहे हो, व्हाट विल बी टेकिंग 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। अब जब आप ये टैक्स कंसिडर कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, 112 वाला जो टैक्स है वो छोड़ देंगे, बाकी का टैक्स कंसिडर करेंगे। आई रिपीट, 100% ऑफ टैक्स जो कंसिडर कर रहे हो ये टैक्स, 112A वाला छोड़ करके बाकी के सारे इनकम पे टैक्स आपको कंसिडर करना है। तो ये 8,000 छोड़ देंगे तो कितना है यहाँ पे 2,500, तो टैक्स वी हैव टू कंसिडर दिस 2,500, तो 2,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 2,500 मिलेगा यहाँ पे, इसका मतलब बैलेंस टैक्स बचा 8,000। कैन यू सी ये 112A वाला ही है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट हमने कोई डिस्काउंट या बेनिफिट नहीं दिए। लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि 112A में ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। बेनिफिट्स क्या है, एक तो कंसेशनल टैक्स रेट है 10%। इमेजिन करो मेरा अगर इनकम 1 करोड़ हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा 112A वाला है, तो टैक्स कितना बनेगा, पहले से 1 लाख तो लेस होगा, तो 99 लाख पे 10% कितना आएगा 9,90,000, ठीक है। एंड अगर ये मेरा 1 करोड़ पूरा का पूरा नॉर्मल इनकम होता तो टैक्स कितना बनता, जरा कैलकुलेट करके बताइए, टैक्स कितना बनता बिफोर हेल्थ एजुकेशन सेस, सरचार्ज भी छोड़ दो, सरचार्ज तो वैसे डिस्कस किया नहीं है। आई होप यू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट। कैलकुलेटर पे लेंगे 1 करोड़ माइनस क्या करेंगे 10 लाख, राइट, 10 लाख तक आपको पता है 1,12,500 बराबर, तो 90 लाख पे 30% कितना आएगा 27 लाख, एंड 10 लाख तक कितना आपको ऑलरेडी पता है 1,12,500, तो टैक्स कितना बनेगा 28,12,500। अब देखिए गवर्नमेंट ने कितना बेनिफिट दिया हुआ है, दोनों का इनकम वैसे सेम है, राइट, लेकिन यहां पे जिसका इनकम शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे है तो वो 9,90,000 टैक्स पे कर रहा है, एंड यहां पे 28,12,000 पे कर रहा है। तो ऑलरेडी 112 में ढेर सारा बेनिफिट दिया हुआ है। पहला बेनिफिट कंसेशनल टैक्स रेट 10%, दूसरा बेनिफिट 1 लाख का एग्जम्पशन, तीसरा बेनिफिट हम 112A में समझेंगे कि क्या और बेनिफिट दिए हुए। तो इतने सारे जब बेनिफिट दिया हुआ है तो लॉ मेकर्स ने कहा कि हम इनके अगेंस्ट रिबेट का बेनिफिट नहीं देंगे। वैसे लॉजिकली रिबेट का बेनिफिट किसको देना था, लोअर मिडिल क्लास जो अपना हार्ड अर्न्ड मनी कमा रहा है, राइट, उनको बेनिफिट देना था। अब जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से कोई हार्ड अर्न मनी नहीं है, राइट, मैं क्या कर रहा हूं शेयर्स परचेस कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो इनको हम कोई लोअर मिडिल क्लास नहीं मानेंगे, इनको हम रिबेट का बेनिफिट नहीं देंगे, ओके। बाकी सारे इनकम यानी कि क्या कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट भी रिबेट मिलेगा, गवर्नमेंट कहता है यस, कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट भी रिबेट मिलेगा। विनिंग्स के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं है, टैक्स के अगेंस्ट बेनिफिट है, बात को समझो। कैजुअल विनिंग्स इनकम जो है, इनकम के अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं, मतलब बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैंने कुछ खर्च किया है तो ये भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो ग्रॉस इनकम है उस पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। तो टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स के अगेंस्ट रिबेट का बेनिफिट मुझे मिल सकता है, ओके, लेकिन इनकम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर, कोई बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ माय इनकम इज कैजुअल विनिंग्स। तो देखिए इंप्लीकेशन यहां पे सेम, अगर इनकम में स्लाइटली चेंज करूं, इंस्टेड ऑफ दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर ये कैजुअल विनिंग्स होता तो हाउ माय टैक्स वुड हैव बीन 1,80,000 पे अब टैक्स कितना आता 30% डायरेक्टली, राइट, तो कितना आएगा ये 54,000,
54,000 बराबर है ना, एंड देन नॉर्मल इनकम 2,500, तो कितना आ रहा है 56,500, 56,500 है। क्या अब रिबेट मिलेगा? यस, पूरा का पूरा, यानी कि 100% ऑफ टैक्स और 12,500, तो विच एवर इज लोअर, तो 12,500 पूरा मिल रहा है, यानी कि इसके अगेंस्ट भी मिल रहा है एंड बैलेंस इसके अगेंस्ट भी मिल रहा है। समझ रहे हो? तो कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट रिबेट मिलता है, ऑनलाइन विनिंग्स के अगेंस्ट रिबेट मिलता है, लेकिन 112A के अगेंस्ट बस नहीं मिलता। ओके, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके, राइट। यहां तक की कहानी में कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट, एप्लीकेशन हमने हर एक प्रोविजन एग्जाम्पल के साथ समझा हुआ है। अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। ये जो टैक्स कैलकुलेशन अब तक हमने देखा है, थोड़ा सा उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। अब आती है एंट्री सरचार्ज की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सरचार्ज मीन्स व्हाट? इट इज एडिशनल टैक्स, इट इज एडिशनल टैक्स ऑन बेसिक टैक्स। याद है सरचार्ज का जो रेट था वो किस पे अप्लाई करेंगे? बेसिक टैक्स पे। गवर्नमेंट को जब भी रेवेन्यू बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे? सरचार्ज चेंज करेंगे। तो इसका हमने ये भी लॉजिक देखा था कि सरचार्ज एक सेपरेट टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? हम बेसिक टैक्स ही बढ़ा सकते थे। इंस्टेड ऑफ डूइंग 5%, अगर हमने 10% किया रहता तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता। तो ये सरचार्ज अलग से लगाने की क्या जरूरत थी? हमने डिस्कस किया होता ना। तो वाई a separate tax called as surcharge was been brought? अगर गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना है एडिशनल टैक्स से, तो वी वुड हैव इंक्रीज बेसिक टैक्स ओनली। बेसिक टैक्स रेट हम 5% की जगह 10% करते। तो इससे इंप्लीकेशन क्या होता? प्रॉब्लम क्या था इससे? ऑल लोअर मिडिल क्लास पीपल विल बी अफेक्टेड, राइट। अब जिनसे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहती, उन पे भी अब टैक्स बर्डन इंक्रीज होगा। तो इसीलिए सरचार्ज लाया गया एंड सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी रखी कि अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो मिडिल क्लास है और जिनका इनकम 50 लाख से नीचे है, उनको सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हमने बैकग्राउंड समझा था कि सेपरेट टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी। अब हमें आज की जो प्रोविजन है ये समझने के लिए पूरी हिस्ट्री समझनी है, 2014 से लेकर के सरचार्ज में क्या क्या चेंज हुए थे, क्यों चेंज हुए थे। तो आप आज की जो प्रोविजन है वो अच्छे से समझ पाओगे। ओके, आगे जाके आप समझोगे कि इतना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया है। ओके, तो इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर गोइंग फॉर हिस्ट्री, हमें अब क्या क्या समझना है? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी समझनी है, उसके बाद सरचार्ज की पूरी हिस्ट्री समझनी है 2014 से लेकर के, एंड based on that will come to today's provision. You'll understand it more better. अगर मैं डायरेक्टली प्रोविजन बताऊं तो डिफिकल्टी रहेगी, ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आएगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्या सरचार्ज लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से चाहिए? ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स नहीं है। नॉर्मल बेसिक टैक्स क्या होता है? इक्वली हर एक पे अप्लाई करता है, राइट। जब भी लॉ बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी लॉ बनता है तो इट इज मेड एप्लीकेबल इक्वली। अब सरचार्ज क्या है? वो इनइक्वल एप्लीकेबिलिटी है, सिर्फ रिच लोगों पे लगेगा एंड पुअर लोगों पे नहीं लगेगा, राइट। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट को एक सेपरेट पावर चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 271 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट करो जिसको नाम दिया हमने सरचार्ज। ओके, आई विल रिपीट। देखिए, बेसिक टैक्स जो है वो कलेक्ट करने की पावर इनकम टैक्स एक्ट ही देता है। ओके, एंड इनकम टैक्स एक्ट को पावर कहां से मिली? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, राइट। तो बेसिक टैक्स तो इक्वली अप्लाई करता है। ये आप क्या कर रहे हो? एडिशनल टैक्स अप्लाई कर रहे हो, दैट टू ऑन ओनली रिच क्लास। तो ये सरचार्ज कलेक्ट करने की एडिशनल पावर आपके पास होनी चाहिए। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। सो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक एंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल बी गिविंग पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 271 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। इसको हमने नाम दिया है सरचार्ज। ओके, तो ये आर्टिकल 271 क्या है पढ़ते हैं। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट वी हैव टू आल्सो रीड आर्टिकल 270। दोनों साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। पहले तो जस्ट एक प्लेन रीडिंग करते हैं। आर्टिकल 271 क्या दिया? देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 270 पार्लियामेंट
मे एट एनी टाइम, तो पहले पावर किसको दिया हुआ है, पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट थ्रू पावर किसको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो पार्लियामेंट एट एनी टाइम increase any of the duty or taxes referred to those articles by parliament can increase the tax by surcharge for the purpose of union, and whole proceeds of any surcharge shall form part of consolidated fund of India। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि पावर जो दी गई किस मैनर में दी है। अब फर्स्ट लाइन देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 270। अब ये नॉट विथस्टैंडिंग क्या होता है समझने से पहले आर्टिकल 270 क्या है समझते हैं। आर्टिकल 270 क्या दिया है, देखिए दे रहा है, ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड shall be levied by central government and distributed between union and state government in the manner which has been specified by president or through recommendation of finance commission। अब देखिए आर्टिकल 270 क्या कह रहा है कि जो टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमाएगा, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न करेगा या दे विल रिकवर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास एक परसेंटेज रखेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रपोर्शन देगा। आर्टिकल 270 क्या कह रहा है कि जो पावर है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि टैक्स कलेक्ट करने का, अब जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से सम परसेंटेज दे विल कीप विद देमसेल्फ एंड सम परसेंटेज दे हैव टू गिव टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, परसेंटेज विच विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और इट विल बी रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। ओके, तो स्टेट टू स्टेट ये परसेंटेज डिफरेंट होता है। जहां पे कोई गरीब स्टेट हो तो वहां पे ज्यादा परसेंटेज दिया जाता है, जहां पे से ऑलरेडी ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर डेवलप वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कम रेवेन्यू देता है। आपने बहुत बार न्यूज देखा रहेगा ना, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में, पहले तो बीजेपी गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन जैसे पार्टी चेंज हो गई, शिवसेना एंड राष्ट्रवादी की युति बनी, तो उद्धव ठाकरे जी हमेशा चिल्लाते रहते थे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा आना है, लेकिन आया नहीं, इसकी वजह से हमने कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी की नहीं, या जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट था उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से आने वाले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले थे, लेकिन अब तक दिया नहीं है। मींस राइट है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। ये उद्धव ठाकरे क्लेम क्यों कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 270 ने पावर देके रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बनेगा वो पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ओके, तो ये आर्टिकल समझ में आया। अब आर्टिकल 271 क्या कह रहा है, notwithstanding anything given in 270। now the first of all, what do you mean by notwithstanding? Many times any provision, a section of the law or article starts with either notwithstanding or it starts with subject to। so what do you imply from notwithstanding? समझा आपने कभी इससे पहले लॉ में वगैरह? क्योंकि यहां से आगे थोड़ा सा आपका टेक्निकल जो लॉ में जार्गन्स यूज करते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉटविथस्टैंडिंग? हैव यू हर्ड अर्लियर और पहली बार सुन रहे हो आप? सुना है आपने? तो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, मीन्स वी कैन से डोमिनेटिंग। अब जिन्होंने नहीं सुना है व्हाट डू यू मीन बाय नॉटविथस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज अपनी एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, से मैच चल रही है, हम फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका नाम कितना? सुमोक। ओके, चलो सपोज ये अपनी मैच चल रही है, यहां पे से बॉलिंग कर रहा है सपोज विवेक, ठीक है, एंड सुमोक को उसने फील्डिंग पे लगाया यहां पे सपोज। ओके, से मैं कैप्टन हूं, मैंने सुमोक से कहा कि तुम यहां पे खड़े हो। ओके, अब बॉलर कह रहा है कि ऑफ में खड़े रहो एंड मैं एज अ कैप्टन कह रहा हूं कि यहां पे खड़े रहो। किसकी सुनेंगे? डोमिनेटिंग कौन रहेगा, बॉलर रहेगा या कैप्टन रहेगा? अब बॉलर को उसको पता है कि किस तरह से बॉलिंग डालना है, तो उसने ऑफ को बॉल डालना है, इसलिए उसने ऑफ साइड को खड़ा रहा है। लॉजिकली बॉलर की सुननी चाहिए क्योंकि वो एक्चुअल में बॉल डालने वाला है, लेकिन कैप्टन कह रहा है कि यहां पे खड़े रहो। तो डोमिनेटिंग कौन है, कैप्टन है या बॉलर है? कैप्टन। भले बॉलर को पता है कैसे बॉल डालने वाला है, लेकिन अगर मेरी नहीं सुनेगा कि तो नेक्स्ट मैच में बाहर निकाला जाएगा। तो यहां पे डोमिनेट कौन कर रहा है? सपोज मैं डोमिनेट कर रहा हूं, राइट,
एंड डोमिनेटेड कौन है, से स्मोकर, ओके, और से बॉलर है। तो इनकम टैक्स में भी सेम मैनर में अगर कोई प्रोविजन डोमिनेटिंग है कि वो प्रोविजन की ही बात सुनेंगे, तो दैट प्रोविजन स्टैंड्स विद नॉट विथस्टैंडिंग, ये प्रोविजन डोमिनेटिंग है, ओके। एंड इफ प्रोविजन स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू, मींस ये डोमिनेटेड प्रोविजन है, ओके। इसका इंप्लीकेशन ये है कि जब भी दो प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन है, ओके, जब भी दो प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन है तो हम किसकी सुनेंगे, फर्स्ट प्रोविजन की या सेकेंड प्रोविजन की, वो प्रोविजन जो स्टार्ट हो रहा है नॉट विथस्टैंडिंग से, वो प्रोविजन की सुनेंगे, ओके। अब देखिए 271 क्या कह रहा था, देखिए 271 कह रहा था कि आप सरचार्ज कलेक्ट करो, ओके, दिस इज आल्सो टैक्स कलेक्टेड, एंड ये सरचार्ज फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब सरचार्ज जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा ये खुद के पास रखेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। नाउ कैन यू सी देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन टू आर्टिकल्स। 270 क्या कह रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा प्रपोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 271 क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है इन द नेम ऑफ सरचार्ज, वो खुद के पास रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगा। तो यू कैन सी देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टू प्रोविजंस, ओके। एक प्रोविजन कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को दो, एक प्रोविजन कह रहा है कि सरचार्ज नाम से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को ना दो, ओके। तो सुनेंगे किसकी, तो यहां पे जो प्रोविजन नॉट विथस्टैंडिंग से स्टार्ट हो रही है उसकी पहले सुनेंगे। मींस इन केस ऑफ सरचार्ज हमें आर्टिकल 271 की ही सुननी है, यानी कि वो जो सरचार्ज का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया हुआ है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, भले आर्टिकल 270 कह रहा है। सरचार्ज छोड़ करके बाकी के टैक्स जो है उस पर आप आर्टिकल 270 अप्लाई करो, वो शेयर किया जाएगा, लेकिन सरचार्ज हम शेयर नहीं करेंगे, ओके। तो व्हाट इज बीन गिवन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 270, मतलब आर्टिकल 270 भले कुछ भी कहे, सुनेंगे किसकी इन केस ऑफ सरचार्ज, आर्टिकल 271 की। 270 भले काय पण सांगू दे, ऐकणार कोणाचं, 271, ओके। तो 271 व्हाट इट इज सेइंग कि 270 पहले छोड़ दो। इन केस ऑफ सरचार्ज क्या होगा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कि वो एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जिसको नाम दिया सरचार्ज, एंड जो सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, वो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू शेयर नहीं करना है। हैव यू अंडरस्टूड। तो हमने सरचार्ज की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिल रहा है दैट इज बीन गिवन बाय आर्टिकल 271, ओके। अब समझते हैं हिस्ट्री एज अ स्टोरी, सुनो, क्योंकि आज की जो प्रोविजन है ये समझने के लिए हिस्ट्री जरूरी है, ओके। 2014 के पहले गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की थी, आपको पता है। 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2014, 2019 एंड 24 में ड्यू अगेन, राइट। तो 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी। तो 2014 के पहले जब कांग्रेस की पार्टी थी तो सरचार्ज की प्रोविजन बहुत सिंपल हुआ करती थी। सरचार्ज की प्रोविजन क्या थी, अगर आपका टोटल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग फॉर इंडिविजुअल, ओके, अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो, ओके, तो हम आप पे सरचार्ज लगाएंगे 15% से। बस ये एक सिंपल प्रोविजन थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इसका इंप्लीकेशन बहुत सिंपल था कि अगर मेरा इनकम सपोज 80 लाख है, ठीक है, तो इस पे मैं बेसिक टैक्स कैलकुलेट करूंगा जो भी है, मतलब 10 लाख के ऊपर जो 70 लाख है उस पे 30%, 10 लाख तक 1,12,500। क्या इसमें मुझे सरचार्ज ऐड करना था? नहीं, क्योंकि सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी रखी थी 1 करोड़ के आगे, ठीक है। अगर इनकम 1.20 करोड़ हो तो हम क्या करेंगे, बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बेसिक टैक्स तो कैलकुलेशन आपको पता है, क्या करेंगे, 120 में से 10 लाख लेस करेंगे, उस पे 30%, एंड 10 लाख पे टैक्स कितना बन रहा था, 1,12,500, वो जोड़ देंगे। इस पे हम सरचार्ज ऐड करेंगे एट द रेट 15%, ओके, एंड जो टोटल आएगा उस पे हेल्थ एजुकेशन सेस, उस टाइम से एजुकेशन सेस हुआ करता था, तो विल नॉट गो इनटू दैट। तो ये 4% से बनेगा। तो थिंग्स वेर वेरी सिंपल। यहां पे अगर 10 करोड़ भी इनकम हो तो सरचार्ज वाज एप्लीकेबल 15%, ओके। 2014 इलेक्शन ईयर है,
अब इलेक्शन ईयर, जैसे ही इलेक्शन हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई, तो जो सेकेंड बजट आया था दैट वाज बीन प्रेजेंटेड बाय दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हु वाज अरुण जेटली। ओके, तो अरुण जेटली ने कहा कि हमें रेवेन्यू बढ़ाना है। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कि बीजेपी ने टैक्स कलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में किया हुआ है, राइट? क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था। नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट का एजेंडा रहता है कि कांग्रेस पार्टी नॉर्मली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे फेवर करती है, बीजेपी गवर्नमेंट मोस्टली बिजनेस एक्टिविटी पे फेवर करती है। तो रोड्स डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो है वो बीजेपी ने सपोजिंग किया था, तो उनको रेवेन्यू चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो जो नॉर्मल उस टाइम का जो टैक्स रेट था उससे सफिशिएंट पैसे नहीं आ रहे थे, तो अरुण जेटली जी ने कहा कि हम टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे बट विदाउट अफेक्टिंग कॉमन पीपल। अगर कॉमन पीपल को अफेक्ट नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, सरचार्ज बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट ने 2014 में पहला चेंज किया सरचार्ज में, अमेंडमेंट ये लाया। अब देखिए 1 करोड़ के ऊपर जो प्रोविजन थी वो एज इट इज रखी, 15% वाली एज इट इज रखी, एंड जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो थोड़ा सा नीचे लेकर के 50 लाख तक आए। मतलब अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो तो सरचार्ज लगेगा, एंड सरचार्ज विल बी एट द रेट 10%। ये पहला चेंज किया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका टोटल इनकम की एप्लीकेबिलिटी लोअर आई 50 लाख, तो एक बेनिफिट हो रहा है, लेकिन टैक्स रेट भी कम किया, राइट? तो गवर्नमेंट खुद का रेवेन्यू कम नहीं करना चाहता किसी भी हालत में, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन थी वो एज इट इज रखी। मतलब अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो हम सरचार्ज लगाएंगे 15%। ओके, तो जो लिमिट थी वो नीचे करके टैक्स रेट 10% से लगाया। क्या ये स्लैब रेट है? नहीं, ये स्लैब रेट नहीं है, ये एक लिमिट है। इसका इंप्लीकेशन समझिए तो आपको रिलेट होगा प्रॉपरली। सपोज मिस्टर ए, इसका इनकम है 40 लाख, ओके, तो बेसिक टैक्स कितना आएगा जस्ट बता सकते हो? कैलकुलेट कीजिए। बेसिक 40 लाख माइनस 10 लाख 30 लाख, 30 लाख पे 30% कितना आएगा? 9 लाख प्लस 1,12,500, तो कितना आपने बताया? 10,12,500 एग्जैक्टली, राइट? क्या इस पे सरचार्ज ऐड होगा? नो, टोटल इनकम 50 लाख से नीचे तो नील, तो दिस विल बी फाइनल टैक्स बिफोर हेल्थ एजुकेशन सेस, राइट? सपोज आपका इनकम है 70 लाख, अब 70 लाख पे टैक्स बताइए कितना आएगा? $19,12,500। 60 लाख पे 30% 18 लाख आएगा प्लस 1,12,500। क्या अब सरचार्ज ऐड होगा? यस। अब सरचार्ज का रेट चेक करने के लिए आपको टोटल इनकम देखना है। 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से नीचे, तो सरचार्ज विल बी एट द रेट 10%, तो 1,91,250। इज इट राइट? टोटल भले मत करो, दिस विल बी सरचार्ज। अगर इनकम 1.50 करोड़ है, अब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, ओके, तो सरचार्ज पहले तो टैक्स बताइए। 140 पे 30% कितना आएगा? 52 लाख, अच्छा 43 लाख 12,500। अब सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज का रेट चेक करने के लिए आपको टोटल इनकम देखना है। टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, तो सरचार्ज विल बी एट द रेट यहां पे 15% फ्लैट, ओके। तो कितना आएगा इस पे 15%? 6,875। हैव यू अंडरस्टूड एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज? तो इसलिए मैंने कहा ये स्लैब रेट नहीं है। ऐसे नहीं कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 10%, उसके ऊपर 15%, ऐसे नहीं है। टोटल इनकम एक लिमिट के ऊपर जा रहा है तो फ्लैट ये रेट से लगेगा। अगर 50 लाख से ऊपर है बट अप टू 1 करोड़ हो तो 10% से लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड इंप्लीकेशन? ये पहले चेंज लाया 2014 में, ओके। उस टाइम लोगों को कोई ज्यादा इसका प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इन्होंने 50 लाख के ऊपर जो था वो 10% से इंक्रीज किया था, दैट टू ऑन बेसिक टैक्स, तो लोगों ने कोई अपोजिशन नहीं किया, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट चेंज। अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट 4-5 इयर्स कोई चेंज नहीं हुआ। 2019 ईयर आया, 2019। अब 2019 में अगेन इलेक्शन था, तो 2019 तक गवर्नमेंट ने कोई रेवेन्यू नहीं इंक्रीज किया, ओके। जैसे इलेक्शन कंप्लीट हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट अगेन पावर में आई, तो फाइनेंस एक्ट सेकंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, याद है आपको कि जिस ईयर में इलेक्शन होगा फर्स्ट बजट आएगा फेब में, इंटरिम बजट कहलाएगा वो, एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज होगी या फाइनलाइज होगी
दे विल कम विथ सेकेंड बजट, दैट विल बी अ फाइनल बजट, राइट। तो सेकेंड बजट जब आया तो इसमें गवर्नमेंट ने सरचार्ज में अमेंडमेंट की। उस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, ओके। तो दैट वाज केम इन जुलाई, जुलाई में सेकेंड बजट आया। अब चेंज क्या किया समझिए, गवर्नमेंट को और रेवेन्यू चाहिए था, और खर्च करने थे, ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहां पे सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कैसे की, देखिए अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है बट अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा 10%, ओके। तो ये सेम था एज इट इज 2014 से जो चला आ रहा था। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 करोड़, पहले 1 करोड़ के ऊपर जितना भी इनकम हो, 10 करोड़ हो, सरचार्ज वाज 15%। अब यहां पे 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक अगर आपका इनकम है तो सरचार्ज रेट 15% रखा, ओके। यहां तक तो ऑलमोस्ट सेम था। अब अमेंडमेंट आगे ये लेकर के आई निर्मला दीदी कि अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो अप टू 5 करोड़, तो सरचार्ज का रेट हम बढ़ा देंगे, डायरेक्टली 25% कर दिया इसको, ओके। एंड अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो तो सरचार्ज का रेट और बढ़ा करके 37% कर दिया। अब देखिए अगर किसी का इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो तो उसको टैक्स क्या लगेगा, सोचिए अगर किसी पर्सन का इनकम हो 6 करोड़, ठीक है, पहले तो जो, अच्छा पहले टैक्स कैलकुलेट करो, 6 करोड़ या चलिए 10 करोड़, 6 करोड़ पे कैलकुलेट कर रहे हो क्या, ठीक है करिए, 6 करोड़ पे कैलकुलेट कीजिए, 2 करोड़, ओके। टोटल बता रहे हो या सिर्फ बेसिक, एवन कैलकुलेटेड, पहले बेसिक कैलकुलेट कर रहे हो ना, 2 करोड़, एक सेकंड, नहीं कितना आ रहा है, 1 करोड़ 48 लैक्स, $78 लैक्स, कैलकुलेटर ही नहीं है, एक सेकंड में ही कैलकुलेट करता हूं, वन करोड़ 78 लैक्स 12,500, राइट। 6 करोड़ में से 10 लैक्स लेस होगा, बैलेंस कितना बचा, 5 करोड़ 90 लैक्स पे 30% प्लस 1 लाख 12,500 प्लस अब सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज का रेट क्या होगा, देखिए 6 करोड़ यानी कि 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% से टैक्स लगेगा, तो इनटू 37% 65 lakhs 49,000, हाँ सॉरी 65 lakhs 625, तो ऐड करो ये कितना, 2 करोड़ 44 lakhs 3,125। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन से एट द रेट 4% ऐड करेंगे। अच्छा मुझे टोटली बताइए ऐड करने के बाद, 2 करोड़ 53 लैक्स 79,250, इतना टैक्स आएगा। देखिए 6 करोड़ कोई पर्सन कमा रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ तो टैक्स में गया, समझ रहे हो। याद है आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट मैंने बताया था, राइट। मतलब टोटल हाईएस्ट रेट कितना लग सकता है, हाईएस्ट रेट बेसिक टैक्स का रेट क्या था 30%, बराबर, हाईएस्ट रेट जो है वो 30% है। इस पे हाईएस्ट सरचार्ज कितना लगेगा 37%, तो ये 30 पे 37% लगेगा ना, तो कैलकुलेट करो 30 पे 37%, 30 इंटू 37% 11.1, तो ये ऐड करेंगे तो इट इज 41.1। इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा एट द रेट 4%, कितना आ रहा है 42.6,
744% अप्रोक्सीमेटली, बराबर है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम रेट विच कैन बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द नॉर्मल इनकम। कैन यू इमेजिन इतना रेट, यानी कि अगर आपका 10 करोड़ का इनकम हो तो ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ तो गवर्नमेंट को जाएगा, समझ रहे हो। ये अमेंडमेंट लाया गया इन द फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है। ये जो सरचार्ज थे ये 2014 से चले आ रहे थे, इसको नाम दिया गया नॉर्मल सरचार्ज। एंड ये जो सरचार्ज ऐड हुए थे 25% एंड 37%, इसको नाम दिया गया एनहांस्ड सरचार्ज, इसको नाम दिया गया एनहांस्ड सरचार्ज। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ समझिए। 2019 में जैसे ही ये बजट आया जिसमें गवर्नमेंट ने 25% एंड 37% इतना ह्यूज सरचार्ज रेट्स इंक्रीज किया, उसी दिन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ नीचे आया। क्योंकि जो लोग फॉरेन से ट्रेडिंग करने इंडिया में आ रहे थे या इंडियन ट्रेडर्स थे, उनका अगर टोटल इनकम 5 करोड़, अब एफआईआई वगैरह सुना है आपने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो तो इन एनवे करोड़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। अब उनका इनकम तो इन एनवे 5 करोड़ के ऊपर होगा, उन पे टैक्स कितना लगेगा, डायरेक्टली 37% से सरचार्ज के लिमिट बढ़ा दिया आपने, यानी कि इफेक्टिवली 43% के आसपास उनका टैक्स रेट लग रहा था। तो लोगों ने ये सोचा कि जब से ये प्रोविजन अप्लाई करेगा उससे पहले हम अपना पैसा वापस निकाल लेते, ओके, तो टैक्स तो कम लगेगा। तो इसीलिए लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, यानी कि टोटल उस टाइम न्यूज भी आई थी, टोटल समथिंग 1000 करोड़ लोगों का वेल्थ इरोड हुआ था। मतलब अगर मेरा आज कोई इन्वेस्टमेंट है से 10 लाख रुपए, तो अगर 250 पॉइंट नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो मेरी वैल्यू कम होगी। तो सपोज मेरी वैल्यू आ रही है 6 लाख पे, तो मेरा 4 लाख का नुकसान हुआ, मेरी वेल्थ कम हो गई। तो ऑन अ सिंगल डे जब ये अनाउंसमेंट किया कि ये हम नए टैक्स रेट ला रहे, निर्मला दीदी ने डायरेक्टली बिना सोचे डायरेक्टली अनाउंस कर दिया। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि स्टॉक मार्केट 250 पॉइंट से नीचे आया। नेक्स्ट डे न्यूज थी कि थ्रू आउट कंट्री ऑलमोस्ट 1000 करोड़ वेल्थ इरोडेड। ओके, गवर्नमेंट को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी कि आपने ये क्या कर दिया, ये सरचार्ज लगा दिया, ठीक है, उसका इनकम आगे जाके बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल स्टॉक मार्केट जो इतना नीचे जा रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। एफआईआई उनके पैसे वापस ले लेंगे, एंड गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ एफआईआई, ठीक है। एफआईआई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते गवर्नमेंट, उनको जो भी बेनिफिट बन सके वो देते। क्यों? क्योंकि वो इतना क्वांटम में अपने कंट्री में पैसे इन्फ्यूज करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। ओके, आगे जाके हम बहुत भी और भी प्रोविजन देखेंगे जिसमें एफआईआई को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सम बेनिफिट दिया हुआ है, ठीक है। इमीडिएटली मीटिंग बुलाई गई एंड गवर्नमेंट केम विथ न्यू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दे केम विथ न्यू प्रोविजन कि हम एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी में से सम इनकम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब देखिए इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे हुआ था, स्टॉक मार्केट पे। अब स्टॉक मार्केट पे आप नॉर्मली क्या सेल करते हो, शेयर्स, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो तो कौन से टैक्स लगते हैं इस पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से सेक्शन में लगता है, 111A। लॉन्ग टर्म कौन से सेक्शन में लगता है, 112A। तो गवर्नमेंट ने एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी में से 2 इनकम एक्सक्लूड किया। कौन से, 111A, 112A, ये 2 इनकम को एक्सक्लूड किया गया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ कि अगर मेरा इनकम जो है भले 5 करोड़ से ऊपर है या 2 करोड़ से ऊपर है, उनमें से जो 111A एंड 112A वाला इनकम जो है उस पे ये 25% और 37% नहीं लगेगा। तो कौन सा सरचार्ज लगेगा, जो पहले से चला आ रहा था वो। समझ रहे हो? अगेन आई ट्राई टू ब्रेक डाउन ऑल दिस प्रोविजन, क्योंकि अभी की जो प्रोविजन है इसमें और भी जोड़ा गया है, तो एक एक करके हम हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो देखिए उस टाइम किस तरह से प्रोविजन थी। अगर मेरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो इनकम है उसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, अदर इनकम एंड 111A, 112A, दोनों को मिला करके मेरा टोटल इनकम बनेगा, राइट। 111 एंड 112A छोड़ करके बाकी सारा इनकम मैंने अदर इनकम में कंसिडर किया हुआ है। ओके, अगर मेरा अदर इनकम एंड 111A, 112A तीनों, मतलब मेरा टोटल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है बट अप टू 1 करोड़ है, ठीक है,
तो मेरे अदर इनकम पे टैक्स आएगा, 111 या 112A पे टैक्स आएगा, राइट। तो अदर इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा, 10%। एंड 111 या 112A पे जो टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा, 10% ही होगा, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एनहांस सरचार्ज की निकाली गई थी, राइट। अगर मेरा, ये फर्स्ट सिनारियो, अगर मेरा अदर इनकम 111A वाला इनकम, 112A वाला इनकम, यानी कि टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर हो बट अप टू 2 करोड़, तो अदर इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा, 15%। एंड ये जो दो इनकम है उन पे जो टैक्स बनेगा 15% एंड 10% से जो कैलकुलेट करके, उस पे सरचार्ज रेट क्या बनेगा, 15% ओनली। ओके, चेंज यहां पे आता है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगर मेरा अदर इनकम, ध्यान से समझिए, अगर मेरा अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है बट अप टू 5 करोड़, अगर मेरा अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है अप टू 5 करोड़, साथ ही साथ 111A वाला भी है, 112A वाला भी है। ओके, अर्लियर मैंने ये कहा था कि मेरा टोटल इनकम, यहां पे भी मैंने टोटल इनकम कहा था, अब यहां से आगे मुझे स्प्लिट करना है, राइट। तो मेरा अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है लेकिन अप टू 5 करोड़ से, तो ये जो अदर इनकम पे टैक्स जो आएगा उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा, 25%। एंड ये 111A एंड 112A वाला जो इनकम है उस पे जो टैक्स आएगा उस पे हम सरचार्ज कौन से रेट से कंसीडर करेंगे, 15%। एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी 111 एंड 112A पे नहीं रखी गई। समझ रहे हो, एग्जाम्पल के साथ और भी ज्यादा क्लियर होंगे। एक एक पॉइंट पे हमें एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, इस पे हर एक पॉइंट पे। तो एग्जाम्पल समझेंगे, पहले तो हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, उसका इंप्लीकेशन भी उसी टाइम समझ रहे हैं। ओके, फोर्थ, अगर अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ एडिशनली 111A भी था, 112A भी था। ओके, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कौन से रेट से लगेगा, 37%, राइट। 111A एंड 112A जो इनकम है उस पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 15% एंड 10%, उस पे सरचार्ज लगेगा 15% ओनली। तो एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी ये दो इनकम पे से निकाल दी गई। टुमारो आई विल शो द न्यूज ऑल्सो, जो वीडियो आया था निर्मला दीदी का कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने अनाउंस किया था कि क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना गिर रहा है हमने ये निकाल दिया। अभी इतना टाइम नहीं है, सो आई विल नॉट शो। ओके, यहां तक समझ में आया। अब ये चेंज लाया कैसे गया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहले तो हमने देखा है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट करना है तो कहां से करेंगे, फाइनेंस एक्ट में करेंगे। अब फाइनेंस एक्ट पास कहां से होगा, पार्लियामेंट में होगा। उस टाइम जब मंथ चल रहा था जुलाई, इंपैक्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, तो पार्लियामेंट तो सेशन में थे नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना था, सरचार्ज में चेंज करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 पास किया एंड ये ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट किया। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार इकोनॉमी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमें लॉ में चेंज करना है, ठीक है। अब लॉ चेंज करने की पावर किस पे, जो पूरे कंट्री में अप्लाई होगी, पार्लियामेंट के पास। एंड पार्लियामेंट तो एवरीडे सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में आपको पास करना रहता है, तो उसमें मंथ्स निकल जाते हैं, राइट। तो वो सेशन में नहीं रहता, आपको पता है ना, सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन। तो जब ये सेशन में रहता है तब ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, हम पार्लियामेंट सेशन में आने तक रुक नहीं सकते। जैसे ये एक्चुअल सिचुएशन हुआ था कि स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ डेली नीचे जा रहा था, इसकी एप्लीकेबिलिटी कुछ तो रखी थी 5 अगस्त से ये सेक्शन की, तो उसके पहले क्या कर रहे थे लोग, सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर रहे थे। तो सेल प्रेशर बढ़ रहा था, डिमांड कुछ था नहीं स्टॉक मार्केट में, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे जा रहा था, लोगों का वेल्थ इरोड हो रहा था। इसीलिए देयर वाज एन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट कि हम स्टॉक मार्केट पे जो टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 111 या 112A, उसकी एप्लीकेबिलिटी इससे निकाल दे। लेकिन पार्लियामेंट तो सेशन में थे नहीं, तो उस टाइम आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन से पावर चाहिए पहले, तो आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप ऑर्डिनेंस पास करके, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास करके लॉ में चेंज कर सकते हो। दिस विल बी अ टेम्पररी लॉ,
जिसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है 6 मंथ्स तक, एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप कोई भी लॉ टेम्परेरी बेसिस पे कर सकते हो बाय पासिंग एन ऑर्डिनेंस। तो ऑब्वियसली ये ऑर्डिनेंस कौन लेकर के आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आएगा, इस पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेंगे। ओके, तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया इमरजेंसी सिचुएशन में एंड उससे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन आएगा उसमें उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस, देन इट विल बिकम फाइनल लॉ। अदरवाइज इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर 6 मंथ्स हो तो 6 मंथ्स तक ही रहेगी। अगर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं किया तो जो 6 मंथ्स पीरियड था उस पीरियड के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ऑर्डिनेंस इज जस्ट टेम्पररी लॉ। तो क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो रही थी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 लाया गया, जिससे ये 2 इनकम एक्सक्लूड किए गए एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी में से। तो फिलहाल प्रोविजन क्या बन रही है कि अगर मेरा अदर इनकम है 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है, सरचार्ज क्या रेट लगेगा? 10%। अगर मेरा अदर इनकम है 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ से, सरचार्ज कौन से रेट से लगेगा? 15%। मेरा अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है 5 करोड़ के नीचे, सरचार्ज लगेगा 25%। अगर मेरा अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगेगा 30%। ऑन द 37%। ऑन द कॉन्ट्री अगर 111A और 112A वाला इनकम है तो सरचार्ज रेट 10%, 15%। अगर इनकम 2 करोड़ के ऊपर या 5 करोड़ के ऊपर है फिर भी सरचार्ज इन 2 इनकम पे 15% से ही लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड? हम यहां तक 2019 तक पहुंचे। ओके, 2020 में अगेन अमेंडमेंट हुआ था। अब उसके लिए पहले आपको ये जो अमेंडमेंट हुआ उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि डिविडेंड की टैक्स ट्रीटमेंट कैसी होती थी अर्लियर एंड डिविडेंड रिलेटेड क्या चेंजेस हुए। अब मेरे पास इतना तो टाइम है नहीं, एक काम करेंगे, अपनी जो हिस्ट्री है सरचार्ज की 2019 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे एंड यहां से आगे सरचार्ज में किस तरह से चेंजेस हुआ वो कल समझेंगे। ओके, एंड फाइनेंस एक्ट 23 में भी भर के अमेंडमेंट्स हुए हैं। Okay? लेकिन वो 115 BSC से रिलेटेड है तो आगे जाके समझ में आएगा। तो ये जो हिस्ट्री डिस्कशन पार्ट है वो कल कंटिन्यू करेंगे एंड पूरा सरचार्ज कंप्लीट करेंगे एंड उसके ऊपर सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। विल सी एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी हाउ द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। ओके, ये मुझे पूरा डिस्कशन वैसे कंप्लीट करना था इसलिए आज रिवीजन हमने नहीं की, फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो। ये सरचार्ज के जो पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए वो अगेन रिवाइज कर लेंगे कल, सो विल बी एबल टू कंटिन्यू प्रॉपरली। ओके, so we'll conclude for now, we'll continue for tomorrow.